सो हे एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट राह में। तो गाइज आप लोगों के लिए मैं एसएससी 2025 का जीके जीएस का प्रीवियस ईयर सेट लेकर आई हूँ गाइज। तो आप सभी को एग्जाम में बहुत कम टाइम बच गया, तो आप सभी से बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि बहुत जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा आप सभी स्टूडेंट मेहनत करिएगा, बहुत ज्यादा मेहनत करिए और अपना अपना सिलेक्शन लीजिएगा गाइस। तो ये जो है आपका जो है एसएससी जीडी का जो प्रैक्टिस सेट है गाइस, वो आपका जो है एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट 4 है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ पे जो है आपका जो 5 रिवीजन क्लास है गाइस, ये आपका जो है एसएससी प्रैक्टिस सेट का जो है सेट 3 का जो है ये आपका जो है रिवीजन चलेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये जो है आपको बताना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसमें जो मैं पढ़ाई थी ये पिछले सेशन का, तो इसमें पहला प्रश्न पूछा गया था केलुचरण महापात्र को पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका जो है, इसका करेक्ट आंसर होगा 2000 ईस्वी में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इसका जो है करेक्ट आंसर क्या होगा इस, तो याद रखिएगा 2000 में जो है, याद रखिएगा केतुचरण महापात्र को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उसका दूसरा प्रश्न पूछा गया कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जो है ये आपको ध्यान रखना है 1992 में हुई थी। आपको ध्यान रखना है राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में हुई थी। तीसरा प्रश्न था आपकी प्रैक्टिस सेट का, ये आपको 3 का है। थॉमस कप जो है ये किस खेल से संबंधित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। थॉमस कप जो है ये आपके किस खेल से संबंधित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। थॉमस कप जो है ये आपके बैडमिंटन से संबंधित है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। थॉमस कप जो है गाइस याद रखिएगा ये आपके बैडमिंटन से संबंधित है। उसके बाद तीसरा प्रश्न पूछा गया था सपनों का वैज्ञानिक अध्ययन जो है ये क्या कहलाता है गाइस, तो आपको बताना है सपनों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। तो ये जो है सपनों का वैज्ञानिक अध्ययन जो कहलाता है वो कहलाता है और न्यूरोलॉजी जो है ये सपनों का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, इसे याद रखिएगा। ये आपके प्रैक्टिस सेट 3 का मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ये प्रश्न है उसमें से जो है जितना भी प्रश्न पढ़ाए उसमें से 5 प्रश्न है जो कि आपका जो है आप लोगों को रिवाइज करना है और इसे याद रखना है, क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा, ठीक है। और न्यूरोलॉजी जो है याद रखिएगा सपनों का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो याद रखिएगा जो है कन्नौज का युद्ध जो है ये कब लड़ा गया था, तो याद रखिएगा 1540 में जो है ये कन्नौज का युद्ध लड़ा गया था। तो ये है इसके 5 आंसर, ठीक है। चलिए अब जो है प्रैक्टिस सेट 4 को स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन का हमारा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि भारतीय खेल प्राधिकरण यानी कि एसएआई की स्थापना कब हुई थी। तो आपके ऑप्शन है 2000 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1937 में, ऑप्शन बी 1984 में, या ऑप्शन डी 1934 में। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। भारतीय खेल प्राधिकरण यानी एसएआई की स्थापना जो है वो 1984 में हुई थी। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें कि भारतीय खेल प्राधिकरण यानी एसएआई का फुल फॉर्म क्या है गाइस, तो ये भी आपको ध्यान रखना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा इसका जो फुल फॉर्म है ये आपको ध्यान रखना है एसीआई यानी कि स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है इसका जो है याद रखिएगा, तो जो है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है इसका फुल फॉर्म है, ये आपको ध्यान रखना है। जिसकी स्थापना जो है ये कब हुई है, 1984 में जो है इसकी स्थापना हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो गाइस याद रखिएगा भारतीय खेल प्राधिकरण का जो है सबसे इम्पोर्टेंट पूछा जाता है जो कि मुख्यालय पूछा जाता है गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भारतीय खेल प्राधिकरण का जो है ये मुख्यालय कहाँ है, ये प्रश्न आपसे पूछा ही जाएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो भारतीय खेल प्राधिकरण का जो मुख्यालय है ये आपको ध्यान रखना है नई दिल्ली है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इसका मुख्यालय कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है नई दिल्ली इसका मुख्यालय, और 1984 में जो है इसकी स्थापना हुई है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस 2000 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2000 जब है तो मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि नेशनल क्रिकेट एकेडमी की जो है स्थापना कब हुई थी। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, तो ये आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि नेशनल, ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि नेशनल क्रिकेट एकेडमी की स्थापना जो है ये आपसे पूछा जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जितना भी लिखा रहे हो सब नोट करते हुए चलेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि नेशनल क्रिकेट अकेडमी, ठीक है, नेशनल क्रिकेट अकेडमी की जो है ये स्थापना कब हुई है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है नेशनल क्रिकेट अकेडमी की स्थापना जो है ये 2000 में हुई है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद जो है आपसे पूछा जा सकता है कि नेशनल क्रिकेट एकेडमी का जो है गाइस याद रखिएगा, इसका जो है अगर आपसे पूछा जाए कि इसका जो है मुख्यालय कहाँ है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि नेशनल क्रिकेट एकेडमी का जो है ये मुख्यालय कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेशनल क्रिकेट एकेडमी का जो मुख्यालय है ये है आपका बंगलुरु में जो है इसका मुख्यालय है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका जो है कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है नेशनल क्रिकेट एकेडमी का जो है मुख्यालय जो है ये आपका बंगलुरु में है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ से इतना पॉइंट आपका क्लियर हो गया। उसके बाद अगर हम बात करते
आपका जो है गाइस आपको याद रखना है जो है आपका ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन जो है गाइस याद रखिएगा। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन जो है इसकी स्थापना कब हुई? तो 1937 में जो है इसकी स्थापना हुई है। यानी कि आपको याद रखना है जो आपका जो है अखिल भारतीय संघ जो है गाइस याद रखिएगा। आपका जो है ये आपको ध्यान रखना है जो कि है आपका जो है अखिल भारतीय फुटबॉल संघ। ठीक है, आपको ध्यान रखना है इसकी स्थापना कब हुई है? तो याद रखिएगा अखिल भारतीय फुटबॉल संघ की स्थापना जो है 1937 में हुई है। अखिल भारतीय फुटबॉल संघ की स्थापना जो है ये कहाँ हुई है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है अखिल भारतीय फुटबॉल संघ की स्थापना जो है ये आपको ध्यान रखना है ये कहाँ हुई? 1937 में हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है गाइस आपसे पूछा जा सकता है कि ये इसका जो है मुख्यालय कहाँ है? तो किसी का भी स्थापना और मुख्यालय जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं कि अखिल भारतीय संघ फुटबॉल का जो है अगर हम बात करते हैं इसका मुख्यालय जो है ये कहाँ है? तो मैं सीधा मुख्यालय नहीं सीधा लिख देती हूँ गाइस, याद रखिएगा इसका मुख्यालय जो है ये नई दिल्ली में है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका मुख्यालय कहाँ है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है अखिल भारतीय फुटबॉल संघ यानी कि ऑल इंडिया जो है याद रखिएगा ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन जो है ये इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं उसके बाद जो है एक और इम्पोर्टेंट है जो कि आपको याद रखना है गाइस, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ जो कि आपको याद रखना है। तो आपको याद रखना है हॉकी इंडिया। ठीक है, हॉकी इंडिया की जो है गाइस याद रखिएगा इसकी स्थापना जो है ये कब हुई है? तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं गाइस हॉकी इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसकी स्थापना जो है ये कब हुई है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है हॉकी इंडिया की स्थापना जो है ये 2009 में हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। हॉकी इंडिया की स्थापना जो है ये कब हुई है? 2009 में। उसके बाद बात करते हैं कि हॉकी इंडिया का जो है ये मुख्यालय कहाँ है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है दिल्ली। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये जितना भी तीन चार लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि संसदीय राजभाषा समिति का गठन किस वर्ष किया गया है? तो आपको बताना है कि संसदीय राजभाषा समिति का जो गठन हुआ वो किस वर्ष हुआ था? तो आपके ऑप्शन है 1976 में, ऑप्शन बी 1980 में, ऑप्शन सी 1982 में, या ऑप्शन डी 1969। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। संसदीय राजभाषा समिति का गठन जो है वो 1976 में किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है कि किस एक्ट के तहत जो है ये संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया गया था गाइस? तो याद रखिएगा 1963। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है 1963 जो है इसका जो अधिनियम आया था 1963 राजभाषा अधिनियम के तहत जो है इसका गठन किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। 1963 राजभाषा जो है अधिनियम के तहत जो है इसका जो है गठन किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये जो है ये एक्ट आपको याद रखना है और 1976 में जो है इसका गठन किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है संसदीय राजभाषा समिति में कि इसमें से जो है कितने सदस्य जो है लोकसभा के होते हैं और कितने राज्यसभा के। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो कुल सदस्य की बात करेंगे कि जो है संसदीय राजभाषा समिति में जो है कुल कितने सदस्य होते हैं गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। संसदीय राजभाषा समिति में जो है कुल सदस्य की संख्या की अगर हम बात करें तो कुल सदस्य की संख्या जो है ये 30 है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कुल सदस्य जो है ये 30 है, ये आपको ध्यान रखना है। जिसमें से अगर हम बात करते हैं कि इसमें से जो है लोकसभा से जो है कितने सदस्य होते हैं गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। संसदीय राजभाषा समिति में जो है लोकसभा से जो है 20 सदस्य होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। लोकसभा से जो है ये कितने सदस्य होते हैं? तो लोकसभा के जो है गाइस याद रखिएगा 20 सदस्य होते हैं। और अगर बात करें राज्यसभा की तो राज्यसभा से कितने सदस्य होते हैं गाइस? ये आपको ध्यान रखना है। राज्यसभा से जो है ये 10 सदस्य होते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है राज्यसभा से जो है ये कितने सदस्य होते हैं? तो राज्यसभा से जो है 10 सदस्य होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद गाइस एक समिति आपको और याद रखना है जो कि है प्राक्कलन समिति। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें भी जो पूछा जाता है ये आपको ध्यान रखना है। तो उसके बाद जो है आपको याद रखना है प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति से आपसे ये पूछा जाता है कि इसमें जो है टोटल कितने सदस्य होते हैं और ये भी पूछा जाता है कि कितने सदस्य लोकसभा के होते हैं और कितने सदस्य राज्यसभा के। तो अगर हम प्राक्कलन समिति की बात करें गाइस तो इसमें जो है अगर हम बात करते हैं कि कुल सदस्य जो है ये कितने होते हैं गाइस, तो ये आपको लिख लेना है। अगर हम बात करें कि प्राक्कलन समिति में जो है कुल सदस्य कितने होते हैं गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। प्राक्कलन समिति में कुल सदस्य जो होते हैं ये 30 होते हैं, आपको ध्यान रखना है। प्राक्कलन समिति में कुल सदस्य कितने होते हैं गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। प्राक्कलन समिति में कुल सदस्य 30 होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और ये 30 सदस्य जो होते हैं ये आपको ध्यान रखना है। 30 सदस्य जो होते हैं ये लोकसभा के होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और याद रखिएगा प्राक्कलन समिति में जो है राज्यसभा का एक भी सदस्य नहीं होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कुल सदस्य 30 होते हैं, लोकसभा के होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये भी पूछा जाता है, प्रश्न एक बार पूछा गया था कि कौन सी समिति में है जो कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति है जिसमें लोकसभा के एक भी सदस्य नहीं होते? तो याद रखिएगा प्राक्कलन समिति में लोकसभा के सॉरी राज्यसभा के एक भी सदस्य नहीं होते।
उसके बाद बात करते हैं गाइस कि प्राक्कलन समिति का जो है ये गठन कब किया गया था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। या एक बार और मैं रिपीट कर रही हूँ, प्राक्कलन समिति में राज्यसभा के एक भी सदस्य नहीं होते हैं, ये आपको ध्यान रखना। और इसका गठन कब हुआ था, तो 1950 में जो है प्राक्कलन समिति का गठन हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। प्राक्कलन समिति का गठन कब हुआ था, 1950 में, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है गाइस एक समिति और है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जो कि आपको ध्यान रखना है, जो है एक और समिति याद रखना है, जो कि दूसरा आपको क्या याद रखना है गाइस, तो अगर हम बात करें दूसरा जो है ये आपको याद रखना है गाइस, कौन सा, लोक लेखा समिति, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लोक लेखा समिति जो है ये भी पूछा जाता है, तो इसमें भी जो है यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि लोक लेखा समिति से कितने सदस्य होते हैं, जो कि जो है लोकसभा के होते हैं और राज्यसभा के, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये तीन समिति बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लोक लेखा समिति, अगर हम लोक लेखा समिति की बात करें तो सबसे पहले हम इसके गठन के बारे में बात करेंगे गाइस, किसका जो है गठन कब हुआ था गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। लोक लेखा समिति का जो गठन हुआ था वो 1921 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लोक लेखा समिति का गठन कब हुआ था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है 1921 में जो है लोक लेखा समिति का गठन हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है इसमें कितने सदस्य लोकसभा के होते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। लोकसभा के जो सदस्य होते हैं ये आपको कितने होते हैं गाइस, तो याद रखिएगा इसमें जो है लोकसभा के सदस्य जो है 15 होते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछे कि लोकसभा के सदस्य जो है ये कितने होते हैं गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। लोकसभा के सदस्य जो होते हैं गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, 15 लोकसभा के सदस्य होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर बात करें राज्यसभा के सदस्य कितने होते हैं, तो राज्यसभा के सदस्य जो है ये 7 होते हैं, आपको ध्यान रखना है। राज्यसभा के सदस्य जो है ये कितने होते हैं गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, 7 होते हैं। यानी कि लोक लेखा समिति में टोटल सदस्य कितने होते हैं गाइस, तो याद रखिएगा लोक लेखा समिति में जो है कुल सदस्य की अगर हम बात करें कि लोक लेखा समिति में कुल सदस्य कितने होते हैं गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। लोक लेखा समिति में कुल सदस्य जो है ये 22 होते हैं, आपको ध्यान रखना है, जिसमें से 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, या ऑप्शन डी नाइट्रोजन। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो तत्व है ये है ऑक्सीजन, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा अगर हम सर्वाधिक मात्रा की बात करें तो यहाँ पे जो है सबसे पहले हम बात करेंगे जो कि है सबसे ज्यादा जो है ये पाया जाता है ऑक्सीजन, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है ऑक्सीजन जो है ये सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ऑक्सीजन के बाद जो है आपका पाया जाता है कार्बन, ठीक है। आपको ध्यान रखना है ऑक्सीजन के बाद जो है ये आपका पाया जाता है कार्बन, इसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। उसके अलावा बात करें तो हाइड्रोजन पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो है हाइड्रोजन पाया जाता है मानव शरीर में, इसके कार्बन के बाद हाइड्रोजन के बाद फिर क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन के बाद जगह ऐसा देखिएगा नाइट्रोजन, हाइड्रोजन के बाद जो है ये नाइट्रोजन पाया जाता है मानव शरीर में। तो ये जो है मैं क्रम वाइज लिखा रही हूँ, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसका मैं प्रतिशत भी बताऊंगी, ये भी ध्यान रखना है। तो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद आपको याद रखना है कैल्शियम, नाइट्रोजन के बाद जो है इसे आपको याद रखना है जो कि है कैल्शियम, ठीक है। नाइट्रोजन के बाद जो है आपको याद रखना है कैल्शियम, और कैल्शियम के बाद जो है guys आपको याद रखना है जो कि क्या है guys, ये आपको ध्यान रखना है फास्फोरस, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कैल्शियम के बाद जो है ये आपको ध्यान रखना है फास्फोरस। तो यहाँ पे जो है एक एक करके इसका प्रतिशत भी आप याद रखिएगा, क्योंकि आपसे जो है प्रतिशत भी पूछा जा सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ऑक्सीजन जो है मानव शरीर में कितना परसेंट पाया जाता है guys, तो याद रखिएगा 65% जो है ऑक्सीजन जो है ये मानव शरीर में पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर कार्बन की बात करें तो याद रखिएगा 18.5, ठीक है, 18.5% जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है कार्बन पाया जाता है मानव शरीर में। हाइड्रोजन जो है ये कितना परसेंट, 9.5 जो है ये पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। हाइड्रोजन जो है ये 9.5% पाया जाता है। नाइट्रोजन की अगर बात करेगा तो नाइट्रोजन जो है ये आपका 3.2% पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर बात करें कैल्शियम की, कैल्शियम जो है 1.5% पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। कैल्शियम जो है आपका 1.5% पाया जाता है। उसके बाद अगर फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस जो है ये आपका 1% पाया जाता है मानव शरीर में। तो ये आपको तत्व जो है क्रम वाइज में बताई हूँ, ये क्रम में है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये जो मैं आपको बताई हूँ ये क्रम में है, तो क्रम वाइज है, ये आपको ध्यान रखना है, जो कि ये पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में से सत्य शोधक समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन 1873 में, ऑप्शन बी 1875 में, ऑप्शन सी 1887 में, या ऑप्शन डी 1867।
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 1873 में जो है सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई थी। उसके बाद अगर हम बात करें कि सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है ये किसने की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है ये ज्योतिबा फुले ने की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है ये किसने की थी, तो ज्योतिबा फुले ने 1873 में जो है सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 1875 में जो है याद रखिएगा आर्य समाज की स्थापना हुई थी। आपको ध्यान रखना 1875 में जो है ये आर्य समाज की स्थापना हुई थी। और आर्य समाज की स्थापना जो है ये किसने किया था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। आर्य समाज की जो स्थापना है ये दयानंद सरस्वती ने की थी, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर आपसे पूछा जाए आर्य समाज की स्थापना जो है ये किसने किया था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है दयानंद सरस्वती ने जो है गाइस, याद रखिएगा दयानंद सरस्वती ने जो है ये आर्य समाज की स्थापना की है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ज्योतिबा फुले वाला जो प्रश्न है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी, बहुत बहुत बार पूछा गया हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 1887 की गाइस, 1887 में जो है देव समाज की स्थापना जो है ये कब हुई थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। देव समाज की स्थापना जो है 1887 में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। देव समाज की स्थापना जो है ये कब हुई थी, 1887 में। और अगर बात करें देव समाज की स्थापना जो है ये किसने की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। देव समाज की स्थापना जो है ये शिव नारायण अग्निहोत्री ने की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। देव समाज की स्थापना जो है ये किसने की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। देव समाज की स्थापना जो है ये शिव नारायण अग्निहोत्री ने किया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी पूछा जाता है, याद रखिएगा। देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री ने किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं 1867 में जो है प्रार्थना समाज की स्थापना जो है ये किसने किया था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रार्थना समाज की स्थापना जो है ये आपको ध्यान रखना है। प्रार्थना समाज की स्थापना जो है ये किसने की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रार्थना समाज की स्थापना जो है ये आपको ध्यान रखना है 1867 में हुआ था। अगर पूछा जाए कि ये किसने की थी गाइस, तो आत्माराम पांडुरंग जो है गाइस, याद रखिएगा बहुत बार ये भी पूछा गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आत्माराम पांडुरंग जो है ये किसकी स्थापना किया, तो आत्माराम पांडुरंग जो है गाइस, याद रखिएगा आत्माराम पांडुरंग ने जो है ये किसकी स्थापना की है, इससे आपको ध्यान रखना है। आत्माराम पांडुरंग ने जो है गाइस, याद रखिएगा ये किसकी स्थापना की है, ये है प्रार्थना समाज की, ये भी आपको ध्यान रखना है। आत्माराम पांडुरंग, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं गाइस कि पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना जो है ये किसने की थी गाइस, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर पूछा जाए कि पूना सार्वजनिक सभा, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना जो है ये किसने की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना जो है ये एम.जी. रनाडे ने की थी, आपको ध्यान रखना है। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना जो है ये किसने की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना जो है ये आपको ध्यान रखना है किसने की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है एम.जी. रनाडे ने की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये जो है ये किसने की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है एम.जी. रनाडे ने की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। और याद रखिएगा एमजी रनाडे जो थे गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। एमजी रनाडे जो थे ये गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे, ये आपको ध्यान रखना है। एमजी रनाडे जो थे ये भी आपको ध्यान रखना है। एमजी रनाडे जो है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, ये गोपाल कृष्ण गोखले के जो है गाइस, याद रखिएगा गोपाल कृष्ण गोखले जो कि महात्मा गांधी के गुरु थे गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। गोपाल कृष्ण गोखले जो है, याद रखिएगा एमजी रनाडे गोपाल कृष्ण गोखले के जो है गाइस, याद रखिएगा गुरु थे, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और गोपाल कृष्ण गोखले जो है ये जो है ये महात्मा गांधी के गुरु थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद गाइस दूसरा आपको याद रखना है, दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है शांति निकेतन, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। शांति निकेतन ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं शांति निकेतन की स्थापना जो है ये किसने की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। शांति निकेतन की स्थापना जो है ये किसने की थी, तो ये आपको ध्यान रखना है। शांति निकेतन की स्थापना जो है ये देवेंद्र नाथ ने की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें शांति निकेतन की स्थापना जो है, सबसे पहले बात करते हैं ये कब हुई थी, तो 1863 में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। 1863 में हुई थी, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी स्थापना जो है ये किसने की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है देवेंद्र नाथ ने की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। शांति निकेतन की स्थापना जो है ये किसने की थी, देवेंद्र नाथ ने। तो यहाँ पे जो है आपको इतना पॉइंट याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि काका कालेलकर आयोग का गठन कब किया गया था, तो आपके ऑप्शन है 1953 में, ऑप्शन बी 1979 में, ऑप्शन सी 1951 में, या ऑप्शन डी 1985 में। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। काका कालेलकर आयोग का गठन 1953 में किया गया, ये आपको ध्यान रखना। अगर पूछे कि काका कालेलकर आयोग जो है ये अपनी रिपोर्ट को कब प्रस्तुत किया था, तो ये दोनों प्रश्न पूछा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना। अगर हम बात करें
करें कि काका कालेलकर आयोग ने रिपोर्ट को जो है ये कब प्रस्तुत किया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करें, इन्होंने जो है अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी गाइस, ये आपको ध्यान रखना है 1955 में जो है इन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, 1955 में। उसके बाद अगर पूछा जाए कि काका कालेलकर आयोग की जो स्थापना हुई थी, ये किसकी अध्यक्षता में हुई थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें किसकी अध्यक्षता में हुई थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसकी किसकी अध्यक्षता में, काका कालेलकर की अध्यक्षता में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है, जो कि आप पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं। ये है आपके काका कालेलकर और इन्हीं की अध्यक्षता में जो है इनका ये गठन किया गया था काका कालेलकर आयोग का, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि काका कालेलकर आयोग जो है ये किससे संबंधित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। काका कालेलकर आयोग जो है ये किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा ये जो है पिछड़ा वर्ग आयोग है, ये आपको ध्यान रखना है। पहला पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। काका कालेलकर आयोग जो है ये पहला पिछड़ा आयोग है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, पहला पिछड़ा आयोग है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है याद रखिएगा, अगर पहला पिछड़ा आयोग जो है ये काका कालेलकर समिति, ये आपको ध्यान रखना है, पहला पिछड़ा आयोग है। और दूसरा पिछड़ा आयोग जो है ये कौन सा है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जो है आपको याद रखना है दूसरा पिछड़ा आयोग जो है ये कौन है, तो याद रखिएगा दूसरा आयोग जो है दूसरा पिछड़ा आयोग लिख लीजिएगा, ठीक है। दूसरा पिछड़ा आयोग जो है ये कौन सा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा पिछड़ा आयोग बीपी मंडल है, तो ये भी आपको लिख लेना है। दूसरा पिछड़ा, पहला पिछड़ा आयोग काका खालिलकर और दूसरा पिछड़ा आयोग जो है याद रखिएगा कौन है, बीपी मंडल है, ये आपको ध्यान रखना है, जो कि ये कैसे याद रखिएगा, बीपी मंडल है, ये भी आपको ध्यान रखना है, जो कि बीपी मंडल की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया। और बीपी मंडल का जो है गाइस याद रखिएगा, अगर हम बात करें कि इसका जो है गठन कब किया गया था गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। बीपी मंडल आयोग का जो गठन हुआ था गाइस याद रखिएगा 1979 में जो है इसका गठन हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। 1979 में इस मंडल का गठन हुआ था। उसके बाद जो है यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि इन्होंने जो है अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत कब किया था गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि 1979 में जो है इनका गठन किया गया, लेकिन आपसे पूछे कि इन्होंने जो है अपनी रिपोर्ट को कब प्रस्तुत किया था, तो 1980 में जो है गाइस याद रखिएगा 1980 में जो है याद रखिएगा इन्होंने अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया था। उसके बाद बात करते हैं गाइस काका कालेलकर आयोग जो है ये किस आर्टिकल से संबंधित है गाइस, तो याद रखिएगा कि ये अनुच्छेद 340 से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये जो है किस आर्टिकल से संबंधित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, अनुच्छेद 340 से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, काका कालेलकर समिति। और याद रखिएगा इसका जो मुख्य उद्देश्य था ये क्या था, तो सामाजिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को जो ज्ञात करने या फिर उनकी जो भी सूची तैयार करना जो है ये इनका जो है सबसे पहला काम था, ये आपको ध्यान रखना। तो इसीलिए जो है इस आयोग का गठन किया गया था, ये आपको ध्यान रखना। और इस आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है, तो आपको बताना है कि द कॉमन वेल्थ ऑफ क्रिकेट पुस्तक के लेखक कौन है गाइस। तो आपके ऑप्शन है सुनील गावस्कर, ऑप्शन बी रामचंद्र गुहा, ऑप्शन सी आकाश चोपड़ा या ऑप्शन डी रविंद्र अश्विन। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के पुस्तक के जो लेखक है ये रामचंद्र गुहा है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें रामचंद्र गुहा की और भी पुस्तक है, जैसे कि आपको लिखना है इंडिया आफ्टर गांधी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इंडिया आफ्टर गांधी जो है ये किन्होंने लिखा है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इंडिया आफ्टर गांधी जो है ये किन्होंने लिखा है, तो याद रखिएगा ये रामचंद्र पुस्तक है ने लिखा है, ये आपको ध्यान रखना है। रामचंद्र गुहा ने इस पुस्तक को लिखा है, इंडिया आफ्टर गांधी। उसके बाद अगर हम दूसरा बोले गांधी बिफोर इंडिया, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें गांधी बिफोर इंडिया जो है ये किन्होंने लिखा है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। गांधी बिफोर इंडिया, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। गांधी बिफोर इंडिया जो है ये किसने लिखा है, ये भी जो है रामचंद्र गुहा ने लिखा है, गांधी बिफोर इंडिया। उसके अलावा अगर हम बात करें गाइस कि यहाँ पे जो है तीसरी पुस्तक याद रखिएगा मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया जो है ये किसने लिखा है गाइस, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। मेकर्स ऑफ जो है गाइस याद रखिएगा, यहाँ पे जो है याद रखिएगा मेकर्स ऑफ। अगर आपको मेरी स्पेलिंग नहीं समझ में आ रही तो मैं जो बोल रही हूँ आप उस हिसाब से लिख लीजिएगा। तो याद रखिएगा मेकर्स ऑफ जो है गाइस याद रखिएगा मेकर्स ऑफ मॉडर्न, ठीक है, मॉडर्न इंडिया
इंडिया जो है ये किसने लिखा है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया जो है ये भी रामचंद्र ने लिखा है। तो ये जो है रामचंद्र की 4 पुस्तक हो गई जो कि आपको याद रखना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न इंडिया, ठीक है, मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया जो है ये रामचंद्र गुहा ने लिखी। उसके बाद द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के पुस्तक के लेखक भी रामचंद्र गुहा है। उसके बाद गाइस हम बात करते हैं सुनील गावस्कर की, यहाँ से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सुनील गावस्कर ने जो है सनी डेज जो है ये किसने लिखा है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। सनी डेज पुस्तक के लेखक जो है ये कौन है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। सनी डेज पुस्तक के लेखक जो है ये जो है सुनील गावस्कर है, ये आपको ध्यान रखना है। सनी डेज। उसके बाद अगर हम बात करते हैं दूसरा जो है, उसके बाद बात करते हैं गाइस आइडल्स। आइडल्स जो है इन्होंने लिखा है गाइस, तो याद रखिएगा आइडल्स जो है ये सुनील गावस्कर ने लिखा था, ये भी आपको ध्यान रखना है आइडल्स। उसके बाद जो है तीसरा आपको याद रखना है गाइस, ये जो है रन्स एंड ड्यून्स जो है ये किसने लिखा है गाइस? तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये जो है सुनील गावस्कर की पुस्तक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। रन्स ए ड्यून्स जो है ये पुस्तक किसने लिखा है गाइस? तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये जो है सुनील गावस्कर ने लिखा है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। RUINS ड्यून्स। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आकाश चोपड़ा ने जो है ये कौन सी पुस्तक लिखी है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है, आकाश चोपड़ा ने जो लिखा है पुस्तक द इनसाइडर जो है ये किसने लिखा है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। द इनसाइडर जो है ये आकाश चोपड़ा की पुस्तक है, ये आपको ध्यान रखना है। द इनसाइडर जो है ये किसकी पुस्तक है? आकाश चोपड़ा की, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं रविंद्र चंद्र अश्विन की जो है ये कौन सी पुस्तक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो आई हैव द स्ट्रीट्स जो पुस्तक के लेखक कौन है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है, आई हैव द स्ट्रीट्स, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आई हैव द स्ट्रीट्स पुस्तक के लेखक कौन है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है, आई हैव द स्ट्रीट्स पुस्तक के जो लेखक है गाइस ये आपको ध्यान रखना है, रविंद्र चंद्र अश्विन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा राज्य रागी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो आपके ऑप्शन ऑप्शन है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश या ऑप्शन डी गुजरात। तो गाइस याद रखिएगा रागी का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो है कर्नाटक। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो है गाइस याद रखिएगा कर्नाटक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है सबसे पहले आपको कर्नाटक से ये याद रखना है कि यहाँ पे जो है जो 44% भूमि पर जो है गाइस याद रखिएगा, सबसे पहले आपको याद रखना है 44% जो है भूमि पर जो है ये क्या होता है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है 44% भूमि पर जो है ये आपको ध्यान रखना है अनाज होता है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है 44% भूमि पर जो है ये आपके जो है अनाज को उगाया जाता है कर्नाटक के 44% भूमि पे। उसके बाद जो है दूसरा आपको ये याद रखना है 44% भूमि पे अनाज होता है। उसके अलावा बात की याद रखिएगा गाइस 29%, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है 29% जो है ये भूमि पर क्या होता है गाइस? तो 29% भूमि पर जो है ये दालें होते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दाल सब जो होते हैं ये 29% भूमि पर जो है ये दाल होती है, ये आपको ध्यान रखना है। और 10% भूमि पर जो है ये तिलहन होता है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। 10% भूमि पर जो है गाइस याद रखिएगा 10% भूमि पर जो है ये क्या होता है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है 10% भूमि पर तिलहन होता है। और याद रखिएगा 7% भूमि पर जो है ये कपास होता है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है 7% भूमि पर जो है कपास होता है और 9% पे गन्ना होता है। तो सबसे पहले 9% लिखिएगा, याद रखिएगा 9% पे जो है याद रखिएगा कर्नाटक के 9% भूमि पर जो है याद रखिएगा गन्ना होता है, ये आपको ध्यान रखना है 9% भूमि पर गन्ना होता है, ये आपको ध्यान रखना। और याद रखिएगा 7% भूमि पर जो है कपास होता है। तो यहाँ पे जो है कर्नाटक का मैं सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दी जो कि आपको याद रखना है 7% भूमि पर जो है ये कपास होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पे कुछ मैं फसल लिखाऊंगी जो कि कौन से राज्य में सबसे बड़ा उत्पादक है ये आपको बताएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं guys, आपको याद रखना है जो कि आपको याद रखना है ज्वार, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है ज्वार। ज्वार जो है ये सबसे ज्यादा कहाँ होता है? ज्वार हो गया, उसके बाद आपको याद रखना है ज्वार हो गया, उसके बाद जो है आपका चना हो गया, उड़द हो गया, ज्वार हो गया, चना हो गया, उसके बाद याद रखिएगा उड़द हो गया, ज्वार चना और उड़द ये सब जो है ये कहाँ होता है सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा जो है ये सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है इसका महाराष्ट्र, ठीक है, आपको ध्यान रखना है सबसे बड़ा उत्पादक राज्य इसका है महाराष्ट्र, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है पहला हो गया, दूसरा आपको याद रखना है गाइस। उसके बाद जो है दूसरा की बात करेंगे, दूसरा बात करते हैं गाइस, याद रखिएगा जो आपका हो गया मक्का, मक्का हो गया, ये आपको ध्यान रखना है मक्का हो गया। उसके बाद याद रखिएगा रागी हो गया, मक्का हो गया, रागी हो गया, ये सबसे ज्यादा कहाँ होता है गाइस?
और एक और लिख लीजिएगा सूरजमुखी, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। मक्का हो गया, रागी हो गया और सूरजमुखी हो गया, ये सब जो है ये सबसे ज़्यादा कहाँ है? सबसे ज़्यादा जो है इसका उत्पादन कहाँ होता है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये होता है आपके कर्नाटक में। आपको ध्यान रखना है सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन कहाँ होता है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन जो होता है ये होता है कर्नाटक में, ठीक है? उसके बाद जो है तीसरा राज्य आपको याद रखना है, तीसरा जो है ये आपको याद रखना है गाइस, तीसरा जो है आपको याद रखना है बाजरा। बाजरा जो है ये सबसे ज़्यादा कहाँ होता है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है, बाजरा जो है ये सबसे ज़्यादा राजस्थान में होता है। जौ हो गया, बाजरा हो गया, जौ हो गया और मूंग हो गया, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है, बाजरा हो गया, जौ हो गया और मूंग हो गया, ये कहाँ होता है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है, बाजरा हो गया, जौ हो गया और मूंग हो गया, ये आपके जो है राजस्थान में होता है। तो यहाँ पे जो है इतना लिखाई हूँ, इतना आप याद रखिएगा, ठीक है? जो कि इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि इनमें से कौन सा झील सबसे बड़ा मानव निर्मित झील है? तो आपके ऑप्शन है गोविंद सागर झील, ऑप्शन बी राणा प्रताप सागर झील, ऑप्शन सी वुलर झील या ऑप्शन डी बैकाल झील। तो याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। गोविंद सागर झील जो है ये सबसे बड़ा मानव निर्मित झील है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम गोविंद सागर झील की बात करें तो यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट याद रखिएगा कि ये जो है ये किस नदी पर निर्मित है। तो अगर हम बात करते हैं अगर हम जो है इसका निर्माण जो है ये किस नदी पर हुआ है तो ये आपको ध्यान रखना है। गोविंद सागर झील का जो निर्माण हुआ है ये आपको ध्यान रखना है, ये हुआ है सतलज नदी पर, ठीक है? तो ये भी पूछा जाएगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये किस नदी पर हुआ है तो ये आपको ध्यान रखना है। गोविंद सागर झील जो है ये सतलज नदी पर इसका निर्माण हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि इसका जो है सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह पर जो है इनका नाम पड़ा है गोविंद सागर झील। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सिखों के 10वें गुरु याद रखिएगा, सिखों के 10वें गुरु कौन थे गाइस? याद रखिएगा, सिखों के 10वें गुरु जो थे गाइस याद रखिएगा गुरु गोविंद सागर, ठीक है? आपको ध्यान रखना है। सिखों के 10वें गुरु जो है गाइस याद रखिएगा गुरु गोविंद सिंह जो है इन्हीं के नाम पे पड़ा है, ये आपको ध्यान रखना है। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के नाम पर जो है गुरु गोविंद सिंह के नाम पर जो है गाइस देखिएगा ये जो है इनका नाम दिया गया है इस सागर का, ये आपको ध्यान रखना है। गुरु गोविंद सिंह के जो है गाइस देखिएगा गुरु गोविंद सिंह के नाम पर रखा गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है? नाम पर रखा गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो है ये आप लिख लीजिएगा। उसके बाद जो है दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है गाइस कि ये किस राज्य में गए तो याद रखिएगा ये हिमाचल प्रदेश में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। गुरु गोविंद सागर झील जो है ये किस राज्य में गए तो याद रखिएगा ये हिमाचल प्रदेश में। और याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला है तो याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश के जो है ये आपको याद रखना है बिलासपुर जिला में, ये भी आपको ध्यान रखना है। हिमाचल प्रदेश के जो है ये कौन से जिले में गए तो याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में स्थित है, यह भी आपको ध्यान रखना है हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 82.4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 40.5 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 98.4 डिग्री सेल्सियस या ऑप्शन डी 36.9 डिग्री सेल्सियस। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 39.7 डिग्री सेल्सियस 9 डिग्री सेल्सियस होता है, आपको ध्यान रखना है 36.9 डिग्री सेल्सियस। लेकिन कहीं कहीं पे जो है आपको जो है 37 डिग्री भी सेल्सियस होता है, क्योंकि 36.9 है तो कहीं कहीं पे आपको 37 भी दे देगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये आपको सेल्सियस में पूछा है, लेकिन अगर यही आपसे आपसे पूछता कि मानव शरीर का जो तापमान है वो कितना फ़ारेनहाइट होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये कितना होता है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है 98.6 जो है मानव शरीर का तापमान जो है ये कितना फ़ारेनहाइट होता है, तो 98.6 जो है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ये भी आप लिख लीजिएगा, ठीक है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 98.6 जो है फ़ारेनहाइट होता है, ये भी आपको लिख लेना है। अगर इसमें पूछे तो इसमें आप जवाब दीजिएगा, ये होगा इसका आंसर। और अगर आपसे सेल्सियस में पूछे तो आपका आंसर जो है 36.9% या फिर 37 पॉइंट्स होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब हुई थी? तो आपके ऑप्शन है 1970 में, ऑप्शन बी 1977 में, ऑप्शन बी 1980 में या ऑप्शन डी 1976 में। तो गाइस अगर हम बात करते हैं कि सबसे पहले जो है ये आर्थिक जनगणना कब हुआ था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। आर्थिक जनगणना जो है ये 1977 में हुआ था, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो है ये कितना वर्ष के अंतराल पे होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना। आर्थिक जनगणना जो है ये 5 वर्ष के अंतराल
अंतराल पे होता है, ये आपको ध्यान रखना है। आर्थिक जनगणना जो है 5 वर्ष के अंतराल पर होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद जो है ये आर्थिक जनगणना जो है ये कौन-सा मंत्रालय कराता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। आर्थिक जनगणना जो है ये कौन-सा मंत्रालय करता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। केंद्रीय सांख्यिकी ये मंत्रालय लिख लीजिएगा, क्योंकि ये पूछा जाता है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो याद रखिएगा केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम जो है ये आपको ध्यान रखना है। केंद्रीय सांख्यिकी, ठीक है, आपको ध्यान रखना है कौन से मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, तो याद रखिएगा केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालय के द्वारा जो है, केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालय के द्वारा जो है याद रखिएगा ये जो है किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम ये आपको ध्यान रखना है, ये लिख लीजिएगा केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम, ठीक है, आपको ध्यान रखना है केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम, केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा जो है इसका जो है गाइस याद रखिएगा कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा जो है इसका जो है आर्थिक जनगणना जो है कराया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा जो है इसका जो है कराया जाता है आर्थिक जनगणना, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पे याद रखिएगा एक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि याद रखिएगा कृषि जनगणना, ठीक है। ये जो है आर्थिक जनगणना हो गया, उसके बाद जो है आपको याद रखना है कृषि जनगणना, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो अगर हम बात करते हैं कि कृषि जनगणना जो है ये पहली बार कब हुआ था गाइज, यानी कि कृषि जनगणना जो है ये पहली बार कब हुआ था, तो कोई भी जनगणना जो पहली बार कब हुआ ये हर पूछा ही जाता है, तो याद रखिएगा ये पहली बार जो हुआ था ये कब हुआ था, तो याद रखिएगा ये जो हुआ था 1970 से 71 के बीच हुआ था। पहली बार जो हुआ था गाइस याद रखिएगा 1970 से लेकर जो है 71 के बीच में हुआ था पहली बार जनगणना, ये आपको ध्यान रखना है कृषि जनगणना। और याद रखिएगा ये जो है किस मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, तो याद रखिएगा ये जो है कृषि मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये किस मंत्रालय के द्वारा, कृषि मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि किस शास्त्रीय नृत्य के प्रदर्शन के लिए आंकिया नाट को लाया गया था, तो आपके ऑप्शन ए सत्रिया को, ऑप्शन बी मोहिनीअट्टम को, ऑप्शन सी भरतनाट्यम को, या ऑप्शन डी कथकली को। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जो है किस शास्त्रीय नृत्य के प्रदर्शन के लिए आंकिया नाट को लाया गया था, तो सत्रिया के प्रदर्शन के लिए जो है ये आंकिया नाट को लाया गया था, ये आपको ध्यान रखना। उसके बाद जो है अगर हम बात करते हैं सत्रिया जो है ये किस राज्य का है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। सत्रिया जो है ये आपके असम का है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम भरतनाट्यम की बात करें, भरतनाट्यम जो है ये आपके तमिलनाडु का है, ये आपको ध्यान रखना है। भरतनाट्यम जो है ये आपके तमिलनाडु का है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है मोहिनीअट्टम जो है ये आपके केरल का है, ये आपको ध्यान रखना है। मोहिनीअट्टम आपके केरल का, और कथकली भी जो है गाइस याद रखिएगा केरल का। तो दो शास्त्रीय नृत्य है जो कि केरल का है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद गाइस बात करते हैं जो सत्रिया का गाइस, यहाँ पे याद रखिएगा कि सत्रिया के जो है अगर हम बात करते हैं कि संस्थापक कौन है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। सत्रिया के संस्थापक जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये कौन है गाइस, तो ये आपको याद रखिएगा श्रीमद शंकर देव जो है ये सत्रिया के संस्थापक है। तो यहाँ से जितना भी प्रश्न बन रहा है गाइस याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो श्रीमद शंकर देव जो है गाइस याद रखिएगा, लिख लीजिएगा श्रीमद शंकर देव जो है गाइस याद रखिएगा ये सत्रिया के संस्थापक है, ये आपको ध्यान रखना है श्रीमद शंकर देव, ठीक है। उसके बाद जो गाइस याद रखिएगा ये जो है सबसे नया नृत्य है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम सत्रिया की बात करें गाइस तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो है सबसे नया नृत्य है, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है सबसे नया नृत्य है, ये आपको ध्यान रखना। और इसे जो है गाइस याद रखिएगा इसे जो है कब लाया गया था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसे जो है कब लाया गया था, तो याद रखिएगा इसे जो है सत्रिया को जो लाया गया था वो 2000 में जो है लाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसे जो है कब लाया गया था गाइस, तो याद रखिएगा इसे जो है 2000 में जो है इस नृत्य को शामिल किया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। 2000 में जो है सत्रिया को जो है इस नृत्य को जो है शामिल किया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है, जो कि ये असम का है और सबसे नया नृत्य है, ये आपको ध्यान रखना है। 2000 में शामिल किया गया। जब सबसे नया की बात हो गई है गाइस, तो यहाँ पे एक पॉइंट और याद रखिएगा कि सबसे पुराना नृत्य कौन सा है, तो याद रखिएगा सबसे पुराना नृत्य जो है गाइस याद रखिएगा सबसे पुराना नृत्य जो है ये कौन सा है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पुराना नृत्य जो है ये आपका जो है भरतनाट्यम है, जो कि तमिलनाडु का है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि किस वर्ष सीमा सुरक्षा बल की स्थापना की गई थी, यानी कि बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना जो है ये कब की गई थी, तो 1965 में, ऑप्शन बी 1960 में, ऑप्शन सी 1962 में, या ऑप्शन डी 1970 में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा गाइस वो होगा
ऑप्शन जो है आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1965 में जो है सीमा सुरक्षा बल की स्थापना की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें 1965 में जो है याद रखिएगा सीमा सुरक्षा बल की और केंद्रीय सशस्त्र बल की भी स्थापना कब की गई थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये दोनों की स्थापना जो है ये कब की गई थी, तो ये लिख लीजिएगा। सबसे पहले आपको याद रखना है केंद्रीय सशस्त्र बल, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। केंद्रीय सशस्त्र बल की स्थापना जो है ये आपका जो है 1965 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरा आपको क्या याद रखना है, दूसरा जो है गाइस याद रखिएगा सीमा सुरक्षा बल, ये भी जो है सीमा सुरक्षा बल जो कि आपसे प्रश्न पूछा ही गया है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसकी स्थापना भी जो है ये कब हुआ था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है सीमा सुरक्षा बल, इसकी स्थापना भी 1965 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और उनके प्रशासन के अधिकार से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, तो आपके ऑप्शन ए अनुच्छेद 16, ऑप्शन बी अनुच्छेद 29, ऑप्शन बी अनुच्छेद 15 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 30। तो गाइस याद रखिएगा अल्पसंख्यकों की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और उनके प्रशासन के अधिकार से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 30 है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 16 जो है गाइस याद रखिएगा ये जो है ये किससे संबंधित है, तो लोक नियोजन के विषय में जो है अवसर की क्षमता, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है अनुच्छेद 16 जो है ये आपको ध्यान रखना है लोक नियोजन, ये आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 16 जो है गाइस ये आपको ध्यान रखना है लोक नियोजन, क्या देखिएगा अनुच्छेद 16 जो है लोक नियोजन के विषय में जो है अवसर की क्षमता, ये लिख लीजिएगा, ठीक है। लोक नियोजन के विषय में जो है गाइस ये देखिएगा अवसर की क्षमता से संबंधित कौन सा है, तो याद रखिएगा लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता से संबंधित अनुच्छेद जो है गाइस याद रखिएगा अवसर की क्षमता से संबंधित जो है ये आपको ध्यान रखना है अवसर की क्षमता, ठीक है, क्षमता से संबंधित जो है गाइस याद रखिएगा ये कौन सा है, ये है आपका अनुच्छेद 16 है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 16 के बाद जो है गाइस दूसरा हम बात करेंगे आपका जो है समता, सही से लिख लीजिएगा गाइस अनुच्छेद अवसर की समता, ठीक है। उसके बाद गाइस हम बात करेंगे गाइस यहाँ पे जो है अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 29 की बात करें तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 29 में क्या कहा गया गाइस, तो अल्पसंख्यकों की संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं गाइस कि जो है अल्पसंख्यकों की शिक्षा से जो है गाइस याद रखिएगा अल्पसंख्यकों के जो है शिक्षा से संबंधित जो है ये कौन सा है गाइस, तो आप याद रखिएगा अल्पसंख्यकों के जो है गाइस याद रखिएगा अल्पसंख्यकों के संस्कृति और शिक्षा से संबंधित, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अल्पसंख्यकों के संस्कृति और जो है शिक्षा से संबंधित कौन सा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अल्पसंख्यकों के संस्कृति और शिक्षा से संबंधित कौन सा है, तो याद रखिएगा संस्कृति और शिक्षा से संबंधित जो है याद रखिएगा अनुच्छेद 29 है, ये आपको ध्यान रखना है। शिक्षा से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिएगा शिक्षा से संबंधित। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15 में जो है ये क्या कहा गया, तो ये आपको क्या गया कि मूल वंश जाति लिंग जो है गाइस ये देखिएगा किसी भी धर्म में जो है मूल वंश, ये आपको ध्यान रखना है। किसी भी धर्म में जगह जगह देखिएगा मूल वंश हो गया, उसके बाद बात करते हैं जाति हो गया, या कोई भी धर्म के आधार पर जो है भेदभाव पे जो है कैसे रखिएगा ये जो है प्रतिषेध है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मूल वंश जाति लिंग हो गया, ये भी लिख लीजिएगा। लिंग पर जो है कैसे रखिएगा भेदभाव पे जो है कैसे रखिएगा भेदभाव पे जो है ये प्रतिषेध है, ये आपको ध्यान रखना है। भेदभाव पर जो है कैसे रखिएगा भेदभाव पर जो है ये प्रतिषेध है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो है ये याद रखिएगा ये जितना भी आर्टिकल है बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि बीसीजी के टीके की खोज निम्न में से किसने की थी, तो आपके ऑप्शन है जोन्स सॉल्क ने, ऑप्शन बी रो बर्च ने, ऑप्शन सी यूरिन कार्मेट ने, या ऑप्शन डी रॉबर्ट कोच ने। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बीसीजी के टीके की खोज जो है ये किसने की थी, यूरिन कार्मेट ने। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं जोन्स साल्क ने जो है ये किसकी खोज की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। जोन्स साल्क ने जो है गाइस देखिएगा पोलियो के टीके की खोज जो है ये किसने की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। पोलियो के टीके की खोज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो पोलियो के टीके की खोज जो है ये किसने की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। पोलियो के टीके की खोज जो है ये जोन्स साल्क ने की थी, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है अगर हम बात करें रो बर्थ ने जो है ये किसकी खोज की थी गाइस, तो आपको याद रखना है टाइफाइड के जीवाणु की खोज, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा
टाइफाइड के जीवाणु की खोज जो है ये किसने की थी गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। टाइफाइड टाइफाइड के जीवाणु की खोज जो है ये किसने की थी गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। टाइफाइड के जीवाणु की खोज जो है टाइफाइड के जीवाणु की खोज जो है ये किसने की थी गाइस? रोबर्ट्स ने की थी, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं रॉबर्ट कोच ने जो है ये किसकी खोज की थी गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। रॉबर्ट कोच ने जो है ये किसकी खोज की थी? तो याद रखिएगा रॉबर्ट कोच ने जो है टीबी के टीके की खोज जो है ये किसने की थी गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। टीबी के टीके की खोज, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। टीबी के टीके की खोज जो है ये किसने की थी? तो रॉबर्ट कोच ने टीबी के टीके की खोज की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे कह रहा है कि भारत में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो आपके ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6 या ऑप्शन सी 5 या ऑप्शन डी 6। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। भारत में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? भारत में 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें भारत में 5 प्रकार के वन जो है ये कौन कौन से पाए जाते हैं गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। भारत में 5 प्रकार के जो है सबसे पहले आपको याद रखना है उष्णकटिबंधीय, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले जो है ये आपको याद रखना है उष्णकटिबंधीय जो है गाइस, याद रखिएगा उष्णकटिबंधीय जो है पहला जो है ये आपको ध्यान रखना है कटिबंधीय, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उष्णकटिबंधीय जो है पाया जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उष्णकटिबंधीय जो है सदाबहार वन जो है ये पाया जाता है, ठीक है। पहला प्रकार आपका ये हो गया जो कि बहुत बार पूछा जाता है, तो ये आप याद रखिएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ठीक है। उसके बाद जो है दूसरा, अगर हम बात करें दूसरा जो है ये कौन सा प्रकार का, तो याद रखिएगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ठीक है। उष्णकटिबंधीय जो है गाइस याद रखिएगा पर्णपाती वन जो पाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उसके बाद जो है तीसरा की अगर बात करें, तीसरा कौन सा है गाइस, तो याद रखिएगा उष्णकटिबंधीय जो है गाइस याद रखिएगा पर्वतीय वन, ठीक है। पर्णपाती वन हो गया। उसके बाद जो है गाइस याद रखिएगा पर्वतीय वन हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है तीसरा अगर बात करें, तीसरा कौन सा है गाइस, तो चौथा चौथा जो है गाइस याद रखिएगा उष्णकटिबंधीय जो है गाइस याद रखिएगा कटीले वन, ठीक है। उष्णकटिबंधीय जो है गाइस याद रखिएगा कटीले वन पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है कटीले वन हो गया। उसके बाद जो है गाइस पांचवा जो है ये आपको कौन हो गया, तो पांचवा हो गया उष्णकटिबंधीय कटीले वन, और पांचवा हो गया जो है आपका दलदली वन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। पांचवा आपका कौन सा हो गया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। पांचवा जो है ये आपका दलदली वन हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 329, ऑप्शन बी अनुच्छेद 345, ऑप्शन सी अनुच्छेद 326 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 324। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद जो है गाइस, देखिएगा 324 जो है गाइस, देखिए सॉरी 326 जो है ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 17 कर रहा है कि प्रथम दक्षिण एशियाई संघ खेल का आयोजन कब हुआ था? तो आपके ऑप्शन है 1981 में, ऑप्शन बी 1983 में, ऑप्शन सी 1984 में या ऑप्शन डी 1985 में। तो गाइस याद रखिएगा पश्चिम जो है दक्षिण एशियाई संघ का जो हुआ था गाइस, याद रखिएगा ये हुआ था 1984 में। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 1984 जो है ये कहाँ हुआ था गाइस, तो ये भी आप लिख लीजिएगा 1984 काठमांडू में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। ये कहाँ हुआ था गाइस, तो याद रखिएगा काठमांडू। और ये काठमांडू जो है ये आपका कहाँ पड़ता है गाइस, तो आपको याद रखना है काठमांडू जो है ये आपके नेपाल में पड़ता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। काठमांडू आपके नेपाल में पड़ता है। और याद रखिएगा ये जो है दक्षिण एशियाई जो है अगर बात करें 2025 में जो है ये कहाँ होगा गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। 2025 में जो है ये कहाँ होगा गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है 2025 में जो है ये पाकिस्तान में होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 2025 में जो है ये कहाँ होगा, पाकिस्तान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? तो आपके ऑप्शन है 1905 में, ऑप्शन बी 1907 में, ऑप्शन सी 1906 में या ऑप्शन डी 1909 में। तो गाइस याद रखिएगा मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुआ था वो कब हुआ था, तो 1906 में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें मुस्लिम लीग की स्थापना जो है ये किसने की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। मुस्लिम लीग की स्थापना जो है गाइस याद रखिएगा
आगा खां पहला नाम आपको याद रखना है। मुस्लिम लीग की स्थापना जो है किसने की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां और जो है गाइस याद रखिएगा जो है सलीमुल्लाह खां जो है गाइस याद रखिएगा। आगा खां और सलीमुल्लाह खां जो है गाइस याद रखिएगा, इन दोनों ने मिलकर जो है मुस्लिम लीग की स्थापना की थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सलीमुल्लाह खां जो है गाइस याद रखिएगा, सलीमुल्लाह खां जो मिलकर जो है इसकी स्थापना की थी, ये आपको ध्यान रखना है। और इन इसकी स्थापना जो है ये जो है गाइस याद रखिएगा कब की थी, तो 1906 में की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। मुस्लिम लीग से एक इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है कि मोहम्मद अली जिन्ना जो है गाइस याद रखिएगा, मोहम्मद अली जिन्ना जो है याद रखिएगा ये जो है मुस्लिम लीग में कब शामिल हुए थे गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना जो है गाइस याद रखिएगा ये जो है मुस्लिम लीग में कब शामिल हुए थे गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। मोहम्मद अली जिन्ना जो है गाइस याद रखिएगा 1913 में, ठीक है, 1913 में जो है याद रखिएगा, 1913 में जो है याद रखिएगा ये जो है मुस्लिम लीग में जो है शामिल हुए हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये प्रश्न पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग में 1913 में शामिल हुए, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस कि इसका जो है पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं पहला सम्मेलन जो है ये कहाँ हुआ था गाइस, तो याद रखिएगा पहला सम्मेलन, ठीक है, याद रखिएगा पहला सम्मेलन जो है 1907 में हुआ था, जो कि कराची में हुआ था, ठीक है। आप पहला सम्मेलन जो है ये कहाँ हुआ था गाइस, तो याद रखिएगा 1907 में हुआ था। और जो है ये कहाँ हुआ था गाइस, तो याद रखिएगा 1907 में कराची में हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। मुस्लिम लीग का पहला सम्मेलन जो है 1907 के जो है ये कहाँ हुआ था गाइस, तो याद रखिएगा 1907 के कराची में हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 19 हमसे कह रहा है कि जैन धर्म में अनेक प्रकार के ज्ञान को परिभाषित किया गया है, जिसमें दिव्य ज्ञान को क्या कहा गया, तो आपके ऑप्शन ए मति ज्ञान, ऑप्शन बी कैवल्य ज्ञान, ऑप्शन सी मन प्राय, या ऑप्शन डी अवधि ज्ञान। तो गाइस याद रखिएगा जैन धर्म में जो है ये टोटल कितने धर्म को ज्ञान को जो है ये परिभाषित किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले अगर हम बात करें मति ज्ञान, मति ज्ञान को जो है गाइस याद रखिएगा इंद्रिय ज्ञान से परिभाषित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। मति ज्ञान को जो है गाइस याद रखिएगा, इसे जो है गाइस आपको याद रखना है इंद्रिय ज्ञान से जो है गाइस याद रखिएगा। मति ज्ञान को जो है गाइस याद रखिएगा इंद्रिय ज्ञान से जो है इसे परिभाषित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मन पराया, मन पराया की अगर हम बात करें इसे जो है कौन से ज्ञान से परिभाषित किया गया है, तो ये आपको याद रखना है। इसे जो परिभाषित किया गया है वो जो है ज्ञान ज्ञान से परिभाषित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसे जो है किससे परिभाषित किया गया है, ज्ञान से। उसके बाद अगर हम बात करें कैवल्य ज्ञान, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसे जो है इसे पूर्ण ज्ञान से परिभाषित किया गया है। इसे इसका मतलब क्या होता है याद रखिएगा, इसे जो है पूर्ण ज्ञान कहा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें अवधि ज्ञान, तो दिव्य ज्ञान को जो है गाइस याद रखिएगा अवधि ज्ञान है, ये आपको ध्यान रखना है। जिसमें दिव्य ज्ञान को क्या कहा गया, अवधि ज्ञान कहा गया, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि विश्व साइबर क्राइम सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है, तो आपके ऑप्शन है 16वां, ऑप्शन बी 20वां, ऑप्शन सी 12वां, या ऑप्शन डी 10वां। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। भारत का स्थान 10वां है विश्व साइबर सूचकांक 2024 में। अगर हम बात करें रूस जो है ये सबसे ऊपर है, यानी कि रूस जो है ये आपको याद रखिएगा, रूस जो है गाइस ये आपको ध्यान रखना, शीर्ष पर जो है ये कौन सा है, रूस जो है ये शीर्ष पर है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है रूस के बाद जो है ये आपका कौन सा है, रूस के बाद जो है आपका यूक्रेन है। रूस के बाद जो है गाइस याद रखिएगा आपका यूक्रेन है। यूक्रेन के बाद जो है ये आपका कौन सा है, यूक्रेन के बाद जो है ये आपका चीन है। चीन के बाद जो है गाइस याद रखिएगा आपका अमेरिका है, ठीक है। और भारत जो है ये 10वें नंबर पे है, ये आपको ध्यान रखना है। तो गाइस आपका एसएससी जीडी का आज का जो प्रैक्टिस सेट 4 था ये यहीं कंप्लीट होता है। आपको यहाँ से कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। और गाइस मैं आपको थोड़ा सा भी अगर हेल्प किया हूँ, आपको थोड़ा थोड़ा सा भी अगर मैं हेल्प किया हूँ, तो प्लीज गाइस प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, धन्यवाद।